टू आवर स्टडी। माई सेल्फ सौम्या मिश्रा, योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली एक वीडियो में तो इसको पढ़ाना मुश्किल ही होगा, तो इसीलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहला पार्ट, दैट इज समटाइम्स आई फाइंड अ, सॉरी यहाँ पे रुपी होगा, ठीक है, रुपी इन अ गार्बेज। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली इस चैप्टर में जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में एक पार्ट में आपको दिया है साहिब की कहानी और दूसरे में दिया है मुकेश की। साहिब की कहानी एक रैग पिकर की स्टोरी है, जिसमें साहिब खुद एक रैग पिकर है और उसके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब भी रैग पिकर हैं। और यहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ पावर्टी देखने को मिलेगा कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा स्लम्स वगैरह में, अगर आप कभी जाएं देखें तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो बच्चे छोटे छोटे वो लोग भी पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उन लोग को एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे साहिब का सपना है पढ़ना, स्कूल जाना। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका सपना क्या है, एजुकेशन लेना। तो बस इसी से रिगार्डिंग हम लोग इस पूरी स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू साहिब एंड रैग पिकर्स इन सीमापुरी। अगेन मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही समराइज वे में, बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स बना के मैं आपको लोगों के लिए नोट्स लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते हैं तो बोरिंग लगने लगता है कि अरे वैसे तो पैराग्राफ फॉर्म में तो चैप्टर में भी दिया हुआ है, मैम भी पढ़ा रही है, तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट वाइज डिवाइड किया है सारी चीज़ों को। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू साहिब एंड रैग पिकर्स इन अ सीमापुरी। अभी सेटिंग आपको याद रखनी है कि जगह का नाम क्या है, सीमापुरी, और यहाँ पे साहिब एक रैग पिकर है जो कि अपने दोस्तों के साथ रैग पिकिंग का काम करता है। प्रथम मीट्स साहिब अ रैग पिक इन सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। आउटस्कर्ट इज एज, ठीक है, तो दिल्ली आपको पता ही है कहाँ पे है, तो वहीं पे उसी के आसपास एक जगह का नाम है सीमापुरी। वहां पे साहिब रहता है और वो रैग पिकिंग का काम करता है। Sahib is one of the many children engaged in rag picking, and they look through garbage hoping to find something valuable like a rupee, discarded food and anything they can sell. अब आपने देखा होगा ना, जो कूड़ा बीनते हैं, जो ड्रैग पिकिंग का काम करते हैं, वो लोग किस उम्मीद में ये काम करते हैं कि उनको कोई कबाड़ मिल जाएगा जो कि वो बेच सकें, कुछ खाने का आइटम मिल जाए, फिर कुछ पैसे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो बस अपने सर्वाइवल को बेसिकली गेन करने के लिए ये लोग रैग पिकिंग का काम करना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा साहिब के बैकग्राउंड के बारे में कि वो पहले कहाँ रहता था, बचपन कहाँ गुजरा, ठीक है, यहाँ पे सीमापुरी में वो कब से है, कब से नहीं है, सब कुछ। साहिब एंड हिज फैमिली केम टू इंडिया फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक जगह का नाम है ढाका। अब यहाँ पे जो ऑथर होता है ना, वो साहिब से पूछता है कि तुम लोग तो बांग्लादेश में रहते हो, तो तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए। अब साहिब उसको एक्सप्लेनेशन देता है कि मेरी मम्मी ऐसा बताती हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो गया था और वहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं था, इसीलिए हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली वापस से यहाँ पे इंडिया आना पड़ा और यहाँ पे हम लोग रैग पिकिंग का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये काम इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई जानता नहीं था और हम लोगों को कोई काम देने को तैयार नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे उसकी इनोसेंस को दिखाया गया है कि उसकी मम्मी ने उसको बताया, वो उसने मान लिया। They migrated after their homes and fields were destroyed by storms. However, life in Simapuri is harsh and the family struggles to survive. अब कंपेरेटिवली अगर मैं आपसे बात करूं तो वहाँ पे ढाका में जब वो लोग थे तो वो लोग थोड़े से मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते थे। बहुत ज़्यादा पैसे की कमी भी नहीं थी, पावर्टी नहीं थी, ऐसा कुछ सर्वाइवल का इतना कुछ इशू नहीं था। लेकिन अब क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे एकदम नए नेशन में जा रहे हो, नई कंट्री में जा रहे हो, जहाँ पे आपको कोई भी नहीं जानता, आपको कोई काम देने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो लाइफ है ना, बहुत ही हार्श, बहुत ही क्रूएल है, ठीक है, हार्श मतलब होता है क्रूएल, बहुत ही कठिन है, स्ट्रगलिंग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। साहिब्स ड्रीम, अब वो ऑथर को बताता है कि उसका सपना क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना चाहूँगी कि वो बताता है कि मुझे ना पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं बाकी जब मैं देखता हूँ बाकी बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, बैग लिया हुआ है, ड्रेस पहने हैं नीट एंड क्लीन, तो मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। तो बोलता है कि ठीक है, ऑथर बोलता है कि ठीक है, मैं एक दिन स्कूल बनाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, जब आप स्कूल बनाएंगे तो आप मुझको बुलाइएगा, मैं उस स्कूल में पढ़ूंगा और अपनी एजुकेशन को पूरा करूंगा।
Sahib expresses a desire to go to school when the author asks him why he doesn't. He says there are no school nearby and if one is built he would go. अब उसने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, जब ऑथर ने पूछा कि अगर तुमको पढ़ने का इतना शौक है तो तुम जाओ स्कूल, क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको क्यों नहीं भेजते हैं? तो उसने बताया कि मैं स्कूल जाने को तो चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है आसपास जहाँ पे मैं जा सकूँ। जब कोई स्कूल बनवाएगा तब मैं ना जा पाऊंगा। ही ड्रीम्स ऑफ एजुकेशन। अब उसकी सिचुएशन नहीं है पढ़ने की, उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो एक देखो दो ऑप्शन होता है इस टाइम पे, या तो वो होप छोड़ देता कि यार देखो आसपास कोई स्कूल तो है नहीं, वैसे भी ना कोई पढ़ाने वाला, तो क्या ही करेंगे पढ़ के। लेकिन फिर भी उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चल रही थी चीजें, उसके उस बावजूद भी उसने क्या डिसाइड किया, भले ही अभी स्कूल नहीं है लेकिन जब बन जाएगा हम तब जाएंगे स्कूल, लेकिन एजुकेशन तो मुझको चाहिए ही चाहिए। बहुत ही एकदम ना दृढ़ निश्चय जिसे हम लोग कहते हैं, एकदम दृढ़ था वो कि मुझे एजुकेशन तो कंप्लीट करनी ही है अपनी। साहिब्स लव फॉर टेनिस। अब साहिब को ना टेनिस एक गेम होता है वो बहुत पसंद था। साहिब इज फैसिनेटेड बाय द स्पोर्ट ऑफ टेनिस विच ही ऑब्जर्व्स एट अ लोकल क्लब। ही एनवीज का मतलब फीलिंग जेलस। जब वो जो अमीर लोग होते थे, जो रिच बॉयज, जो रिच पीपल, जो रिच चिल्ड्रन होते थे, जब उन लोग को देखता था टेनिस खेलते हुए, उसको बहुत उलझन होती थी, बहुत जेलस फील होता था कि मतलब मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं नहीं इसको देख पा, मतलब मैं सिर्फ देख सकता हूँ वो भी दूर से, मुझे यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है, मैं कुछ किसी से बात नहीं कर सकता, वो टेनिस का जो बॉल होता है वो नहीं छू सकता, मैं गेम नहीं खेल सकता। उसको बहुत बुरा भी लगता था इस चीज़ के लिए कि मेरी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ के जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मुझे भी सब कुछ करने का मौका मिलेगा। Who play with racket and shoes. One day someone gives him a pair of discarded tennis shoes. अब वो जब देखता था ना कि टेनिस की जो पूरी ड्रेस होती है, रैकेट है, बॉल है, शूज है, वो सब उसको बहुत अच्छा लगता था। तब एक टाइम ऐसा आया जब उसको किसी एक रिच बॉय ने, जो जिसके लिए एक जूते में होल हो गया था। मैं वापस अपनी ड्राइंग पे आना चाहूंगी, थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने का, ठीक है। सुंदर लग रहा है वैसे, ठीक है। ये एक शूज था और इसमें आगे एक होल था। अब जो रिच पीपल हैं, जो रिच बॉय होगा उसके लिए तो बहुत खराब हो गया होगा, मतलब मैं इतना अमीर हूँ, मेरे शूज में होल हो गए हैं, मैं इसको नहीं पहनूंगा पापा, मुझको दूसरा चाहिए। तो उसने क्या किया, उस शूज को एक साहिब को दे दिया कि ये तो चलो ठीक है, गरीब बच्चा है, पहन लेगा, खुश हो जाएगा। अब उसको वो जिस शूज में होल था, वो डिस्कार्डेड शूज भी देख के बहुत खुशी उसको मिला कि अरे वाह, मुझको तो टेनिस का शूज मिल गया, मैं एकदम अमीर हो गया। उस वक्त तो सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको वो शूज मिल जाता है। तो वन डे विच मेक्स हिम हैप्पी दो दे आर ओल्ड एंड worn आउट। भले ही वो ओल्ड हो, ठीक है, और फटे हो, उससे इस बात को फर्क नहीं पड़ा। तो उसको क्या दिमाग में आ रहा था कि उसको टेनिस के शूज मिल गए, फटे हैं, गंदे हैं, खराब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था इन सब चीज से। किसी के पास ना होना मतलब उसके पास कोई स्लीपर, कोई शूज था ही नहीं, लेकिन उससे तो बेहतर ही ना उसके पास अगर फटे पुराने कपड़े भी या फिर जूते भी आते हैं तो उसके लिए तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। साहिब्स न्यू जॉब। अब इवेंचुअली क्या होता है, साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल। ही अर्न्स 800 रुपी अ मंथ अलॉन्ग विद मील। कुछ टाइम बाद ग्रेजुअली जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपना एक टी स्टॉल खोलता है खुद का, जहाँ पे वो 800 रुपए कमाता था, एक महीने में 800 रुपए। वाइल दिस प्रोवाइड्स हिम विद सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब उसकी इस बिजनेस से जो वो काम कर रहा था, जो जॉब कर रहा था, उसके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ गई, मतलब वो एक टी स्टॉल पे काम करता है जहाँ पे उसको 800 रुपए महीने के मिलते हैं, तो फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया। मतलब अपना जो सर्वाइवल है, जो बहुत स्ट्रगलिंग सर्वाइवल था, वो उतना तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो सर्वाइव आराम से कर सकता था। बट एक चीज की कमी क्या थी, द ऑथर नोट्स दैट साहिब हैज लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस। वो अपनी इंडिपेंडेंस को खो चुका था, बिकॉज जब आप किसी के अंडर में, जब आप जॉब कर रहे हो, मतलब आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, हर चीज अपने ओनर के अकॉर्डिंग तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर मैं साहिब की बात करूं तो साहिब एक टी स्टॉल पे काम करता था, जैसे हम लोग ना छोटू चाय वाला जो होते हैं वो सब। तो अब यहाँ पे जो टी स्टॉल का ओनर है वो उसको बोलेगा कि छोटू यहाँ चाय लगाओ, छोटू यहाँ चाय दो, छोटू यहाँ जाओ, छोटू वहां जाओ, छोटू ये लेकर आओ। तो यहाँ पे क्या है, साहिब अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है नहीं, साहिब को अपने ओनर की बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि उसको वहां से पैसे मिल रहे हैं। तो वहां पे उसको जो इंडिपेंडेंस वाला एस्पेक्ट है ना वो खत्म हो जाता था। अब यहीं पे अगर हम कंपेयर करें उसके रैक पैकिंग वाले पोर्शन से, ठीक है, जब वो रैक पैकिंग करता था
तो भले ही उसके पास पैसे ना हो, ठीक है, भले ही उसके पास पैसे ना हो, भले ही वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो कहीं पे भी जा सकता था। उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, कोई उसे रोकने-टोकने वाला नहीं था। वो जहाँ चाहे जिस भी गार्बेज के ढेर में चाहे वहाँ पे वो ढूँढ सकता था, कोई उसे नहीं रोक रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके पास उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी थी। He no longer carries his plastic bag for collecting garbage and appears weighed down by his job. Although भले ही उसके पास इस वक्त वो जो प्लास्टिक गार्बेज होता है, जो पूरा गार्बेज का बैग होता है ना जिसको लोग लेके इकट्ठा करते रहते हैं, तो वो भले ही उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसका जो जॉब का जो बोझ था ना वो उसके ऊपर अभी भी फील हो रहा था उसको। बेसिकली वो फिजिकल पेन, सॉरी फिजिकल जो वेटेज होता है वो उसको नहीं मिल रहा था, लेकिन मेंटली वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर में था। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब वो रैक पिकिंग करता था ना, तो उसको एक हल्का-सा फिज़िकल पेन वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसको भी मेंटली कोई टॉर्चर, कोई स्ट्रेस नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं उसकी जॉब की बात करूँ, तो उसके पास कोई फिज़िकल पेन नहीं है। उसको कोई रैक पिकिंग का काम नहीं करना है, कहीं दूर-दूर तक नहीं जाना है, सिर्फ़ एक स्टॉल पे बैठे-बैठे कस्टमर्स को चाय, बिस्किट देना है, सर्व करना है, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको मेंटली स्ट्रेस हो रहा था, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता जा रहा था कि मेरे पास मेरी इंडिपेंडेंस नहीं है, मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता हूँ। Reflection on lost freedom. The author reflects that Sahib, despite now earning money, has lost something more valuable. कि अब उसको ऑथर को क्या लगा कि भले ही साहिब जो है उसने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ जो है उसने वो खो दी है, जो कि क्या है उसकी इंडिपेंडेंस। उसने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी है, वो अब अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है, उसके पास उसकी फ्रीडम नहीं है, अब उसको अपने ओनर के अंडर में काम करना पड़ेगा, उस टी स्टॉल का जो ओनर है उसके अंडर में काम करना पड़ेगा, वो खुद से सब कुछ नहीं कर सकता। हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री चाइल्डहुड, जब वो अब देखो यहाँ पे चाइल्डहुड की बात अगर मैं करूँ तो बचपन में जब वो रैक पिकिंग करता था तो क्या वो उसको टेंशन थी इस बात की कि मैं कहाँ जाऊँगा रैक पिकिंग करने, कितने पैसे मिलेंगे, मम्मी मुझे डांटेगी तो नहीं अगर मैं 1 रुपया लेके जाऊँगा, अगर कोई सामान मुझको नहीं मिला तो उसको ये सब उसको कोई कुछ समझ नहीं थी, ना उसको कोई टेंशन थी, वो एकदम आराम से है ना कि मस्त एकदम अपनी लाइफ जी रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ही इज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ, अब जबकि वो उस टी स्टॉल में काम करना स्टार्ट करता है, तो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है, वो उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। द लॉस ऑफ इनोसेंस इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह सकते हो कि इस पूरे जो पार्ट हुआ है ना, इसका मेन क्रक्स लाइन यही है कि यहाँ पे सर्वाइवल के चक्कर में इनोसेंस जो है वो खत्म हो रही है। मतलब जैसे ही सर्वाइवल आपका बढ़ रहा है, मतलब साहिब का जब से सर्वाइवल बढ़ रहा है, उसकी इनोसेंस खत्म होती जा रही है। इसको आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं, जब आप लोग बचपन में इनोसेंस होती है, ठीक है, ना समझ होते हो, कोई चीज़ की इतनी मैच्योरिटी नहीं डेवलप होती है। लेकिन जैसे-जैसे आप मैच्योर होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका जो इनोसेंस लेवल है, जो बचपना है, आप उसको नहीं दिखाओगे ना। सिंपल चीज़ है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो, कॉलेज जाओगे आगे चल के या फिर प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ, तो क्या आप हर इंसान से अपने बचपना दिखा सकते हो? अपने प्रोफ़ेसर से बोलोगे, "अरे सर, क्या मज़ाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है।" ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। सर से आप लोग को तमीज़ से, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी पड़ेगी। बट वहीं पे आप अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से ऐसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी में एक मैच्योरिटी दिख रही है कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको पता होता है कि हाँ, कहाँ पे मुझे अपनी इनोसेंस को दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है। वैसे ही साहिब के साथ भी हो रहा था। अब आप इमेजिन करिए कि साहिब बोले, "अरे मालिक, हम नहीं अभी सर हम नहीं करेंगे अभी, अभी बाद में दे देंगे चाय, कोई दिक्कत नहीं है।" तो वो कहेगा, "भई ऐसा है कि अपना सामान उठाओ, निकलो, मैं किसी और को हायर कर लूँगा, मुझे तुम्हें नहीं रखना अपने काम पे।" ठीक है? तो यहाँ पे एक इनोसेंस खत्म हो जाती है और मैच्योरिटी जो होती है वो आ जाती है साहिब के अंदर। तो बस इतना ही था आप लोग का पहला पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से मैं आपको एक रिकॉल दे देती हूँ कि ये स्टोरी साहिब के बारे में है। मेन फुट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये स्टोरी साहिब के बारे में है, जो कि रैग पिकिंग का काम करता है, ठीक है? जिसका ड्रीम क्या है? एजुकेशन। इवेंचुअली वो जॉब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ से उसको 800 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे होते हैं, ठीक है?
लेकिन जहाँ पे लॉस ऑफ इनोसेंस देखने के लिए आपको मिलेगा कि अब क्या था कि उसकी जो इनोसेंस थी, वो जो बचपना था उसके अंदर, जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं, वो अब वो नहीं दिखा सकता था और अब उसको सिर्फ मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना ही पड़ता। ठीक है, और इसमें आपका थीम यही निकल के आ सकता है कि लॉस ऑफ इनोसेंस और मैच्योरिटी और पावर्टी, ये सबसे बड़ी थीम है आपकी। ठीक है, पावर्टी, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को इसमें मिलेंगी। तो पहला स्टोरी बहुत ही सिंपल है। अगेन आई एम टेलिंग यू, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल बेसिक स्टोरी समझ के पढ़ो, बट आपको याद क्या रखना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आप लोग दिमाग में रखिए। उसके रिगार्डिंग आप लोग अपनी इंटरप्रिटेशंस पे आंसर लिखिएगा, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बुक में क्या लिखा है ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको समझ में क्या आया है, आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसमें डिलीवर कर सकते हैं अपने आंसर्स के थ्रू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और ये बिल्कुल भी मत सोचो जैसे आप लोग स्कूल में करते हैं ना, कि अगर आप लोग को एक पेज का आंसर लिखना है तो आप स्टार्टिंग का कुछ भी लिख दो और मतलब चैप्टर के रिगार्डिंग लिख दो, फिर आखिरी का रिगार्डिंग दो, तो फिर बीच में तुम लोग कुछ भी लिख दोगे, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। आप लोग को अपनी 10th में आप लोगों ने दिया है एग्जाम, आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है इसको। ठीक है, तो बस आज क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा चैप्टर, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।